जय हिंद। आज से हम लोग यूथ कंपटीशन बुक के बायोलॉजी को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बुक रेलवे के जितनी भी अब तक एग्ज़ाम कराई है रेलवे ने, यानी ग्रुप डी से लेकर जेई तक जितनी भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ामों को इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस बुक को पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या दिया हुआ है, तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो इसको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ बायोलॉजी में लगभग 2200 क्वेश्चन हैं। तो 2200 क्वेश्चन लगभग हम प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन मान पकड़ के चलते हैं तो 22 दिन में और वैसे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए हम 25 दिन हम पकड़ के चलते हैं। 25 दिन में हम पूरा कवर करा देंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 25 दिन में इसको पूरा कवर करा देंगे। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसके जीव विज्ञान के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी करा देंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 1 नंबर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से तो 1 नंबर है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो कौन से हैं? तो यही अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बैटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभारण अनुवांशिकता कहते हैं। इसी कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें जो व्याख्या दिया हुआ है तो व्याख्या भी ध्यान से पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। 2 नंबर है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़े क्षेत्र हैं। इसे दो भाग यानी खाद्य तथा अखाद्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, कोशिकाओं के अध्ययन को खाली जगह कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों के कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये रवेदार झिल्लीनुमा अर्ध तरल पदार्थ हैं। ये कोशिका के 70% भाग की संरचना करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चार नंबर है, विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? तो ये है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो विटीकल्चर जो है अंगूरों की खेती को कहा जाता है, और वहीं पर सब्जियों की खेती को ओरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो उसके भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो ये है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी।
वहीं से इसके संबंधित कुछ और दिया हुआ है। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन को कहा जाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहा जाता है। कार्डियोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन कहा जाता है। और न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पंछियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन कहा जाता है। हेपेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी को आँखों का चिकित्सीय अध्ययन कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के कृमिक विकास का अध्ययन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। जिन साथियों को इसका जो पढ़ चुके हैं इसको सिर्फ क्वेश्चन करना है तो उनके लिए वो बता दें कि उनके लिए हम SK झा सर के बुक को अभी अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें इस तरह से सभी क्वेश्चनों का व्याख्या नहीं है, सिर्फ उसमें आंसर बताया गया है। तो सिर्फ आंसर करना हो तो वो बुक का वीडियो देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। 7 नंबर है पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पंछियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? ये रेशम की खेती से, ये रेशम की खेती से संबंधित हैं। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। पीसीकल्चर जो है मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। और एवीकल्चर जो है ये पंछी पालन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की कीड़ों का पालन, रेशम की कीड़ों के पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये एथोलॉजी। इटोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन कहलाता है। एथोलॉजी जो है ये मानव जाति का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर हेमेटोलॉजी का अध्ययन खाली जगह से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका, ये है रक्त का। हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। एंड्रोलॉजी का संबंधित है वृक्षों के झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। टिश्यू कल्चर जो है कृत्रिम माध्यम को से उत्तक का संवर्धन कहलाता है। और वायरोलॉजी जो है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर रक्त। 12 नंबर है मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो यह जीव की आकृति, इसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आकारिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य के अध्ययन होता है? इनमें से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्साओं विज्ञान का शाखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एंथ्रोपोलॉजी। 14 में जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? किससे है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। 15 नंबर निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नताओं के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भ्रूण विज्ञान से। फिजियोलॉजी की बात करें तो शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कारिका का अध्ययन कहलाता है। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। क्रमगत उन्नति
क्रम विकास आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 17 नंबर है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है एडोफोलॉजी में। विज्ञान की शाखा कुछ शाखा दिया है और उसका अध्ययन एडोफोलॉजी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है। एंडोलॉजी पुरुषों के बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन कहलाता है। एडोमोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। इसमें बायोकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंत संबंधों का अध्ययन होता है। और वहीं पर एस्टोकोलॉजी की बात करें तो ये ग्राफिक का अध्ययन होता है। इस डेस्मोलॉजी में शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये हेपेटोलॉजी है। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत पित्ताशय की थैली यानी और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो हेलिकोलॉजी जो है अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जीरोएट्रिक्स को बुजुर्गों का स्वास्थ्य के देखभाल का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बीस नंबर है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों को अध्ययन कराता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। और आगे बात करें तो एंथोलॉजी में धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन होता है। और शरीर संरचना विज्ञान में शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन होता है। वहीं पर सरो विज्ञान की बात करें तो नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अधभूमियों और जो समुद्र में अलग हैं उनका अध्ययन होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 21 नंबर है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन होता है? तो जानवरों का होता है। 22 नंबर है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन की पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों का अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका कौन सा अध्ययन है? तो इसका अध्ययन है आपका प्राइमेटोलॉजी। इसके अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोग वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारंपरिक संबंधों का
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? इनमें से मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है? आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आर्कनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन कहलाता है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन है। साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आर्कनोलॉजी। 25 नंबर सारोलॉजी खाली जगह का अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है? ये छिपकली का। सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन कहलाता है। छिपकली का अध्ययन है सारोलॉजी, जो है छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। सर्पोटोलॉजी में सर्पों का आदि का अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे खाली जगह लिखित दस्तावेज हैं जो मानव विज्ञानी संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो कौन सा है? तो ये एंथोग्राफी, ये एंथोग्राफी है। एंथोनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है जो यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मानवता मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति को अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। एंथ्रोबॉटनी किसको कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारंपरिक संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो क्या कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो ये जीवाश्म विज्ञान यानी कि पॉलीओटोलॉजी कहलाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाते हैं। अगर वहीं पर निर्विज्ञान की बात करें तो मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन है। और पुरातात्विक विज्ञान की बात करें तो मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने की कार्य करता है। और औषधि विज्ञान की बात करें तो इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। 28 नंबर है, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान। 29 नंबर है, पॉलियोन्टोलॉजी खाली जगह के अध्ययन से संबंधित है। तो किससे? ये जीवाश्मों से संबंधित है। 30 नंबर है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। 31 नंबर है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? और ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ये कैंसर से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोगों में कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुषुम्नता यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान किसको कहते हैं? तो ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सॉरीकल्चर में छिपकलियों का अध्ययन तथा एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पंछियों का अध्ययन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है, माइकोलॉजी खाली जगह के अध्ययन से संबंधित हैं। तो किससे? ये कवक से संबंधित हैं। ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन होते हैं ये? तो ये ऑर्नियोलॉजी जो है ये सपनों का
सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में वास्तविक के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी ये जहर का अध्ययन होता है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित विद्या को विश्व विज्ञान कहते हैं। इसमें विषता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। 36वां टैक्सोनॉमी मूल रूप से खाली जगह से संबंधित है। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो ये जैव विविधता का होते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश को तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बायोसिस्टमेटिक्स का उपदेश क्या है? बायोसिस्टमेटिक्स का उपदेश क्या होता है? तो ये होते हैं आपका अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे इसमें बात करें तो बायोसिस्टमेटिक्स का उपदेश अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानक समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव विज्ञान जीव जंतु वर्गीकरण के वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊतक विज्ञान कहा जाता है। 39 नंबर है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये इसको क्या कहा जाता है? तो ये को कहा जाता है इकोलॉजी। जानवरों उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहा जाता है। अब है कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य। पहले हम लोग जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से कोशिका घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होते हैं? तो ये केंद्रक झिल्ली कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रिकियाएं मौजूद नहीं होते हैं उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की एक झिल्ली है जो केंद्रक की चारों ओर घिरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंत प्रद्रव्य जलिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 41 नंबर मानव कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विखंडन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ऑक्सीजन की मानव कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 42 नंबर है अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ये एटीपी में होते हैं। अधिकांश कोशिका प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा होते हैं। एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होते हैं। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाए जाते हैं जो यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार के अलग अलग प्रक्रिया के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने के कार्य करते हैं, जैसे कि आवेग प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण इत्यादि। ये एटीपी का कार्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 43 नंबर किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसमें से किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें
हाइड्रोलेटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से लेकर 5 अम्लीय के रूप में होते हैं। 44 नंबर है कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर होते हैं? तो ये कोशिका द्रव में होते हैं। कोशिका के 6 कार्बन अणु ग्लूकोज में 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव एक जेली जैसे पदार्थ हैं जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाए जाते हैं। कोशिका के अन्य अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकाएं, राइबोसोम इत्यादि होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? तो इसका क्या होते हैं? तो ये होते हैं 50S से 30S, 50S और 30S होती है, यानी 30S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाई में 50S व 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम की ऊपरी प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 46 में प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन करें। इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा झिल्ली बंद कोशिकांगों की मौजूदगी। तो ये हो जाएगा इसका गलत। प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं के प्रमुख विशेषता हैं, ये अत्यधिक छोटे आकार के एकल गुणसूत्री होते हैं। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीव को कहते हैं जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं हो पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर है जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज के जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो इसमें से कितनी ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो ये 30.5 किलो मोल मुक्त होते हैं। संश्लेषित अणु एटीपी के उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है, जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करते हैं, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रिया को चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48 नंबर में कौन से कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ये कौन सा है? तो ये अंतर्द्रवी जालिका है। अंतर्द्रवी जालिका सुकेंद्र कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना होता है। अंतर्द्रवी जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 नंबर है निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होते हैं? इनमें से किस में होते हैं चपटी कोशिकाएं? तो ये होते हैं सल्की उपकला में होते हैं। सल्की उपकला को उत्तक एक चपटी कोशिका के पतले स्तर में बनी होती है, जिसका किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं के भित्ति में तथा फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है और यह विसरण सीमा का कार्य करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 50 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो ये गलत हो जाएगा। दिए गए कथनों का कथन 4 गलत हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, ब्लैक पाइरूवेट का विखंडन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 51 नंबर है केसुरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER सेल द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है औषधियों और विष का निरावीकरण किया जाता है। केसुरुकी प्राणियों यानी जीवों के यकृत कोशिकाओं में
SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक पदार्थ स्रावित होते हैं तथा एक चिकनी झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषयों का निराविष्करण यानी कि निर्मुक्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 52 नंबर है, नीचे दिए गए चित्रों ए बी के दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? तो कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, विभाजन बी कब और कहाँ होता है? तो ये चित्र दिया हुआ है, तो इसका कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन। वहीं पर 2 नंबर में युग्मकों का निर्माण के लिए जनन कोशिका में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन युग्मों का निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है? तो किसके लिए? तो ये जाना जाता है राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाना के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम SNA और प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 54 नंबर है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसको पावर हाउस कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलियर ने की थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, खोजकर्ता का अल्बर्ट वॉन कोलियर ने की थी 1857 में। 55 नंबर है, यूकेरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकांग के आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। यह एक झिल्ली आबंध कोशिका है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोजन एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अन्य परद्रव्य जालिका के द्वारा लाइसोसोम का एंजाइम का निर्माण होता है तथा चारों ओर की झिल्ली का निर्माण ग्लाइकोसाइड द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका का पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिकांग की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। इन एंजाइमों का उपयोग कोशिका में जटिल अणुओं को पचाने के लिए किया जाता है। लाइसोसोम न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, वसा और प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। उनके आसपास लाइसोसोम भी अपने स्वयं को एंजाइम द्वारा अपने स्वयं को कोशिकाओं को पचाते हैं या क्षति पहुंचाते हैं जिससे कोशिका का मृत्यु हो जाते हैं। इस क्रियाओं को ऑटोलिसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 57 नंबर है, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? तो ये जीवाणुओं पर। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कवक जंतुओं और शैवालों पर लागू होता है परंतु विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की किस प्रकार खोज किया गया? तो उन्होंने क्या किया था? कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का वो निरीक्षण कर रहा था जिसमें से उनको
सेल दिखाई दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। इन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइड ली और उसके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बॉक्से देखा। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोशिका की खोज किसने की थी? किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। यह एक विशिष्ट परागमीय काला से घिरी रहती है तथा प्राय इसमें स्वजनन की क्षमता, कोशिका की संरचना, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होते हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। सॉरी, 61 नंबर है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली को जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में एक जेली जैसे द्रव्य होते हैं जो खाली जगह में मौजूद होते हैं। तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? तो ये मौजूद होते हैं केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होते हैं। 63 नंबर है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? ये प्लाज्मोलिसियम कहा जाता है। प्लाज्मोलिसियम। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसियम जीवद्रव्य संकुचन जिसको कहते हैं वो कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 64 नंबर है, खाली जगह को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो ये तो जान चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 65 नंबर है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इनमें से कौन सा है? कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपराग में होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बाहर निकलने एवं अंदर जाने में नियंत्रण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर है, इक्वेट्रियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये किस चरण का गठन करता है? तो ये मेटाफेज का करता है। मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र एक्टोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र संरेखित होते हैं और धुरी के तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन द्वितीय चरण है। इस चरण में सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिक स्वतंत्र संतित गुणसूत्र बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 67 नंबर है, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो क्या होते हैं? ये कोशिका होते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होते हैं।
इससे जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा से लेकर सभी विशालकाय प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। 68 नंबर है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जिसका मूलभूत इकाई क्या होता है, कोशिका होते हैं। आगे हैं, कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। तो कौन सा होता है, तो ये होते हैं आपका ग्लाजिकाय होते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए ग्लाजिकाय नामक कोशिका उत्तरदायी होते हैं। यह कोशिका के अंदर स्रवित पदार्थों को के संग्रहण पर व परिवहन में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 70 नंबर, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो किसमें भरी होती है ये, तो ये लाइसोसोम की खोज डू वर्वे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम्स अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। लाइसोसोम मुख्य सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरे तथा पाचक एंजाइमों से भरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 71 नंबर है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्रूवे ने 1955 ईस्वी में की थी। यह बहुत से सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होते हैं। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होते हैं, जिसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने का क्षमता रखती है। तो कोशिका उपचयों में अवरोधन का कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं उसमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, राइबोसोम खाली जगह से बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं ये प्रोटीन से ये बनते हैं। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अंतःपराद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। ये हरित लवक केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 73 नंबर है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गाढ़ा। प्रोटोप्लाज्म किसने गाढ़ा, तो ये जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने ये गढ़ा था। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी द्वारा संपन्न होती है, इसलिए जीवद्रव्यों को जीवन की भौतिक आधार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 74 नंबर है, खाली जगह कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो ये कौन सा है, तो ये है लाइसोसोम। ये होते हैं लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये कोशिकांगों का पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं एवं साथ ही साथ कोशिकांगों को क्लॉथ भी करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिकाओं को साफ करने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं के
क्लांत भी करता है। तो ये कौन सा है? तो ये है लाइसोसोम, ये है लाइसोसोम। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। पादप और जंतु कोशिकाओं में कुछ अंतर दिया हुआ है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। आकार में पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती है, ठीक है, और इसका जंतु आकार में छोटी होती है। सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होते हैं? ये अनुपस्थित होते हैं इसमें। पादप में रसधानी या रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका छोटी और अस्थायी होते हैं। इसमें लवक पाए जाते हैं और इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। लवक क्या होता है? ये लवक के कारण ही पौधे का रंग जो है ये हरी होते हैं, जबकि जंतुओं में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से कौन से तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रवों को अतिरिक्त कोशिकीय स्थानों से वापस रक्त में ले जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये लसिका, ये है लसिका। लसिका एक रंगीनहीन द्रव है जो कोशिका के चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। इस द्रव में विशिष्ट लिम्फोसाइड होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि का संवहन करती है। यह आंत में उपस्थित लैक्टियल वसा को अवशोषित करता है तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान में वापस रक्त में ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 78 नंबर है, निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होते हैं। यह निम्न 2 चरण में संपन्न होता है। तो एक अर्धसूत्री में और एक अर्धसूत्री 2 में, एक अर्धसूत्री 1 और एक अर्धसूत्री 2 में होते हैं। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। वहीं पर अगर अर्धसूत्री में जननों से विभिन्न गुणसूत्रों होने के कारण आनुवंशिकी विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये नाभिक को कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयवों अपने समाहित रखता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 80 नंबर है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है? तो ये है आपका, ये है नाभिक, ये नाभिक होते हैं। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों का नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम सजीव कोशिका द्रव्य में उपस्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन का संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? कौन सा? तो ये पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतु की कोशिका में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी ड्रूवे ने की थी। इसका मुख्य कार्य कोशिका में एंडोसाइटिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आगे है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार सेल विभाजन की प्रक्रिया किया जाता है? तो किस प्रकार का होता है? तो ये केवल समसूत्रण,
केवल समसूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में रहते हैं। इस प्रकार का विभाजन में मृत कोशिकाएं विभाजित होकर दो समान नई संतित कोशिकाएं बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 84 नंबर है, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? ये न्यूरॉन। शरीर के जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका के कार्य मस्तिष्क की सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ये कौन सा है? तो ये जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोशिका सजीवों के शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। तो ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं केंद्रक एवं केंद्रिका, जीवद्रव्य, क्लाजिकाय, कानाभूसूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम। लवक जीवद्रव्य जल की मात्रा का लगभग 80% प्रोटीन, 15% वसाएं, 3% कार्बोहाइड्रेट 1% और कार्बनिक लवण 1% होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 86 नंबर है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इनमें से किस में लागू नहीं होता है? तो विषाणुओं में लागू नहीं होता है। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रूडोल्फ विर्चो 1855 में ने इन्हें स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन यानी अमोनियस सेल्यूला ई सेल्यूला से होता है। इन्हें स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो ये लाइसोसोम, पावर हाउस, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले तो हो जाएगा ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस को बिजली घर कहा जाता है, और लाइसोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और डीएनए गुणसूत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। एक का लाइसोसोम, हाँ नहीं सॉरी, ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अठासी नंबर, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है केंद्रक करता है। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए हिस्टोन्स जैसे प्रोटीन का एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रेखीय डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। इन गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिकाओं के परमाणु जीनोम हैं और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से
इस तरह से संरक्षित हैं। नाभिक जीन को अखंडता को बनाए रखता है और जीन को अभिव्यक्ति के नियंत्रण करके कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रण केंद्र है। आगे, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये मेटाफेज, ये होते हैं मेटाफेज। सूत्रीय विभाजन मुख्यतः जिन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होते हैं। सूत्रीय विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्रीय विभाजन मुख्यतः विभाज्य उत्तक कोशिकाओं में होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब है पादप कोशिका। पादप कोशिका हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो 90 नंबर में जो दिया हुआ है, निम्नलिखित चित्र दिखाए गए कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पर पाई जाती है? इसमें से कुछ दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में, राजधानी में। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? चित्र में दिखाए गए पादपों को जड़ों में पाए जाते हैं। वो जो चित्र में दिखाया गया है तो वो पादप के जड़ों में पाया जाता है। कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। पादप कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं। 91 नंबर, पादप कोशिका में मौजूद खाली जगह की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये जल हो जाएगा। 92 नंबर है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? यानी कि एक जंतुओं की तुलना में पौधों में ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होते हैं? तो क्योंकि इनमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है, इसलिए इसमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है। पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के शरीर में जैसे कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही पौधों के जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में जाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 93 नंबर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो ये क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 94 नंबर है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक पादप कोशिका के केंद्रक द्रव में पाए जाने वाली गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादप के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होते हैं। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिकांगों को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 95 नंबर, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। 96 नंबर है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो कहाँ पर? ये रसधानी में किया जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानी में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचना है। आगे हैं, पादप कोशिका में रसधानी जल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कभी कभी एक रिश्तिका पादप कोशिका के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेरे रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
97 नंबर पूर्ण हरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होते हैं? तो किस घटक में? तो ये पूर्ण हरित लवक में, हरित लवक में। हरित लवक पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है। इसमें मौजूद पूर्ण हरित वर्णकों के सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त जेनोथोफिल तथा कैरोटीन वर्णक भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 98 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? इसमें से किस में पाए जाते हैं? तो ये कौन सा है? तो ये लवक। लवक जो हैं ये केवल पादप में पाए जाते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक और वर्णी लवक होते हैं। 99 नंबर है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे अपने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है? तो कौन सा है? तो ये है कोशिका भित्ति, ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करता है। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आकृति दिखाए गई पादप कोशिका में अस्पष्ट उत्पाद कहाँ पक सकता है? तो इसमें से कहाँ पर पक सकता है? तो ये जो पक सकता है, ये जो चित्र 4 में जो दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये इसको पक सकता है। तो अब तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग 100 से आगे हम लोग कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।